Hi, my name is Yogita. If you are preparing for KVS Tier 2 PRT examination, then this video will be very helpful for you all. इस चैनल पे हम KVS Tier 2 PRT के लिए EVS पोर्शन को कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम वाटर जो क्लास 6 और 7 की NCERT में गिवन है और हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, हम उसे कवर करने वाले हैं. So, the very first thing that we will be learning about today would be this hydrological cycle. I hope you are aware of this term. इसको हम water cycle भी कहते हैं. Now you all know what is water cycle. Water cycle is nothing but the continuous circulation of water between earth and atmosphere. तो वाटर की अलग अलग फॉर्म्स हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और पानी अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होता रहता है. सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद सन की हीट की वजह से ये लिक्विड से भाप बन जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैस वी कॉल इट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जब होता है तब ये जितने भी वाटर वेपर्स हैं ये हवा में बहुत ऊपर ऊपर उठते हैं बिकॉज वार्म एयर राइजेज अप. और जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये ज़्यादा हाइट पे पहुंचते जाते हैं, आपको पता है हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, तो ये जितने भी वाटर वेपर्स हैं ये ठंडे होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं एंड दे फॉर्म क्लाउड्स. सो द कन्वर्जन ऑफ water vapors into liquid when they form clouds, we call this condensation. We will be learning further about condensation. और उसके बाद जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि ये और होल्ड नहीं कर पाते अपने वेट को, then they get converted into rain. फिर वापस से ये अर्थ पर आ जाते हैं and we call this precipitation. The process of conversion of clouds. When clouds come back on the earth in the form of rain, hailstones or maybe sleet, we call this precipitation. फिर जब पानी इस अर्थ पे वापस आ गया, ये फिर से गर्म होगा, इसके फिर से भाप बनेंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर से बादल बनेंगे, फिर से बारिश होगी. तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है. हेंस वी कॉल दिस साइकिल वाटर साइकिल एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाटर साइकिल इज सुपर इम्पॉर्टेंट. सो द स्टेप्स, दे कैन आस्क यू द स्टेप्स टू अरेंज इन ऑर्डर. सबसे पहले इवेपोरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन और लास्ट में प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन नाउ यू नो. लेट्स लर्न अबाउट ट्रांसपिरेशन. सो मैं आपको एक बात बताती हूँ. अर्थ पे ऐसा नहीं है कि जितना भी पानी गैस में चेंज हो रहा है वो सिर्फ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशियंस और सी की वजह से हो रहा है. 90% ऑफ पानी जो भाप बनता है वो लेक, ओशियन, पॉन्ड, सी की वजह से बनता है. लेकिन देयर इज़ दिस 10% ऑफ वाटर जिसकी भाप बनती है प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन दैट. तो प्लांट्स भी बहुत सारा पानी लूज करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. तो प्लांट में बहुत सारे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. इन होल्स के थ्रू बहुत सारा पानी निकलता है बाहर. तो प्लांट्स भी अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे पानी को इवेपोरेट करवाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. देन देयर कम्स कंडेंसेशन. नाउ वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और वापस से ये जितना भी पानी है ये अर्थ पे आ जाता है. तो ये सारे स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के. नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सबसे पहले इवेपोरेशन. वी जस्ट डिस्कस्ड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर, लाइक वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. तो जब भी लिक्विड वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है पानी, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. इवेपोरेशन किस कारण से होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सन्स हीट. सन की हीट के कारण इवेपोरेशन होता है, क्योंकि सन की हीट से जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो
उनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आती है. इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो पानी के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है जिसके कारण से वो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एंड दे ब्रेक द बॉन्ड, और वो बॉन्ड तोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं. सन की हीट की वजह से इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन ओशियन से होता है, रिवर से होता है, सॉइल से होता है और प्लांट्स से भी होता है. और इसे हम प्लांट से होने वाले इवेपोरेशन को ही हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं. ओके, ट्रांसपिरेशन, वी विल बी कीपिंग दिस टर्म इन माइंड, ट्रांसपिरेशन. जब भी सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट होता है, और जब थोड़ी छाँव होती है तो इवेपोरेशन का रेट स्लो होता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो जितना भी ओशियन वाटर रहता है, आपको पता है अर्थ पे 70% पानी है, जिसमें से पूरे टोटल पानी का लगभग 90-95% ओशियन और सीज में है. ठीक है, 3% है फ्रेश वाटर केवल, वो भी बहुत सारा पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. आप सोचो 90% पानी जो ये ओशियन और लेक में है, ये भी भाप बनता होगा, इसका भी इवापोरेशन होता होगा, है ना, इससे भी बारिश आती होगी. लेकिन ये जो भी बारिश आ रही है उसका पानी सॉल्टी नहीं होता. ओशन वाटर, सी वाटर सॉल्टी है, लेकिन वाई रेन वाटर इज़ नॉट सॉल्टी? क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है सॉल्ट का कोई इवेपोरेशन नहीं होता. सॉल्ट इज समथिंग विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है. ओके, दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड. तो वी कैन से दैट रेन इज़ फ्रेश वाटर इवन दो ओशियन और सी के पानी के इवेपोरेशन से रेन बन रही है, फिर भी वो सॉल्टी नहीं होती because salt is left behind. Now condensation is a process of changing water vapor into liquid water because when the water vapor rises up because of low temperature, they get converted into clouds. That process is called condensation. So condensation happens because of cooling. There are a lot of different forms of condensation. There is dew, which is one form of condensation. ये क्या होती है बेसिकली, जब भी पानी का कंडेंसेशन एक कोल्ड सरफेस पे हो, रिलेटिवली कोल्ड सरफेस पे, उसे हम ड्यू कहते हैं. जैसे कंडेंसेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड. तो मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास ठंडा पानी है. आप देखेंगे थोड़े समय बाद ग्लास के सतह पर बाहर छोटे छोटे पानी के बूंद आ जाते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी वाटर वेपर्स थे वो इस ठंडे सरफेस से टकराने के बाद कंडेंस हो गए, तो इसे हम ड्यू कहते हैं. देन देर इज़ वन टर्म विच इज़ फ्रॉस्ट. ये अलग अलग फॉर्म है कंडेंसेशन के. फ्रॉस्ट क्या होता है, जब आइस क्रिस्टल बन जाए, पानी के वाटर वेपर्स के डिपोजिशन से सीधा आइस क्रिस्टल बन जाए, क्योंकि सरफेस बहुत ठंडा है. मान लीजिए बहुत ठंडा सरफेस है, एकदम चिल्ड. जब सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा ठंडे सरफेस पे वाटर वेपर चिपकते हैं तो उनकी सीधा आइस बनती है, इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं. उसके बाद फॉग हवा में ही सस्पेंडेड छोटे छोटे आइस के या फिर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबिलिटी को कम करते हैं, उसे फॉग बोलते हैं. आप देखते होंगे दिल्ली में अगर आप रहते होंगे तो कितना फॉग होता है. देन मिस्ट भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हैंगिंग इन एयर, मगर फॉग से कैसे अलग हैं, फॉग से कम डेंस होते हैं ये. दैट्स इट. उसके बाद क्लाउड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. ये वाटर ड्रॉपलेट से बनता है जिसका साइज़ 10 to 100 माइक्रोन के बीच होता है. और अगर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ 100 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो हम उसे रेन ड्रॉप कह देते हैं. तो दीज वर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन: ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स. Thereafter let's learn about precipitation, और इसके भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. So precipitation is nothing but when water forms from the clouds and reach the earth surface. किसी भी फॉर्म में अगर पानी अर्थ के सरफेस पे वापस आ रहा है क्लाउड से तो उसे हम precipitation कहते हैं. There are a lot of forms of precipitation. सबसे पहला है, सबसे कॉमन, rain. So precipitation in the form of water droplets is called rain. जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ 0.5 mm से छोटा रहेगा उस रेन को हम ड्रिजल बोलते हैं. और अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ 0.5 mm से भी ज़्यादा रहेगा तो हम उसे प्रॉपर रेन बोलते हैं. उसके बाद देर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज़ कॉल्ड स्लीट. स्लीट क्या होता है, व्हेन देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट आइस.
जब आइस और वाटर का मिक्सचर रहता है बारिश में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड स्लीट. देन आफ्टर दैट वी हैव फ्रीजिंग रेन. जब भी रेन ड्रॉप्स एयर में फ्रीज नहीं होती और जब वो धीरे धीरे ज़मीन पर नीचे आती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो एक कोल्ड सरफेस को टच होके अगर वो फ्रीज हो जाए उसको हम फ्रीजिंग रेन कहते हैं. देन हेल जिसको हम ओले बोलते हैं हिंदी में, हेल स्टोन, हेल्स, वो प्रेसिपिटेशन जिसमें आइस के बड़े बड़े गोले हों और उनका साइज़ 5 mm से ज़्यादा हो, उनका डायमीटर, तो हम उसे हेल या हेल स्टोन्स कहते हैं. हेल स्टॉर्म भी आता है कई बार. फिर स्नो, जब वाटर वेपर डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और एनीथिंग, देन वी कॉल इट स्नोफॉल. तो अलग अलग प्रकार से पानी अर्थ के सरफेस पे वापस आता है. रेन के फॉर्म में आता है, स्लीट के फॉर्म में आता है, फ्रीजिंग रेन के फॉर्म में आता है, हेल के फॉर्म में आता है और स्नो के फॉर्म में आता है. अलग अलग फॉर्म्स में पानी अर्थ पे वापस आता है और इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. द वाटर व्हेन इट कम्स बैक ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन. Thereafter transpiration, we just learned about transpiration. It is the loss of water vapor from plants through the leaves. एक important fact, जितना भी wheat का plant है, it loses approximately 500 liters of water per kg of wheat. So there are a lot of sources of water. सबसे पहला river, lakes, we have ponds, we have wells, we have groundwaters, we have oceans. There are a lot of sources of water. Why ocean is indirect source? Because आप ocean के पानी को directly use नहीं कर सकते, लेकिन ocean के पानी में जब भी evaporation होगा उससे जो बारिश आएगी आप उस बारिश का पानी use कर सकते हो. Hence I have written it is kind of indirect source. There is one more important fact. 2/3 of earth surface is covered with water. You all know that. लेकिन ज़्यादातर पानी saline है. It is not useful. Saline water मतलब the water which is very salty, that is called saline water. Now there is one more important term which is called potable water. So all the water which is suitable for drinking is potable water. जो भी पीने लायक पानी है उस सबको हम potable water कहते हैं. Thereafter we have groundwater. A lot of people get confused कि river, lakes और ponds इस फॉर्म में जो भी पानी है उसे हम ground water कहते हैं. It is little incorrect. उसे हम surface water कहते हैं but not ground water. Surface water और ground water is different. Ground water is actually the water stored under the ground. It is not called underground water but just ground water. And there are a lot of sources of ground water. There are wells, there are hand pumps, there are tube wells. We use a lot of things to withdraw the groundwater from the earth. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करोगे ग्राउंड वाटर का तो वो ऑफकोर्स डिप्लीट हो जाएगा, जो आजकल हो भी रहा है. बढ़ती पॉपुलेशन के कारण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण द वाटर टेबल इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर से वाटर टेबल नीचे जाता है और पानी ख़त्म हो जाता है. व्हाट इज़ वाटर टेबल? जब आप अर्थ को डिग करते जाएंगे, आप इसे खोदते जाएंगे तो आपको मॉइस्चर वाली मिट्टी मिलेगी. थोड़ा और खोदने के बाद आपको बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे. थोड़ा और खोदने के बाद आप ये पाएंगे कि इन रॉक्स के बीच में कहीं आपको, इन रॉक्स के जितना भी बीच में स्पेस खाली है यहाँ पर आपको पानी मिलेगा. तो इस पानी का जो पहला ऊपर वाला लेयर होता है ना, दिस फर्स्ट लेयर ऑफ दिस वाटर stored beneath the layers of soil is called water table. Water table. And all the water beneath this first layer of water table, like इस पहली लेयर के जिसे water table बोलते हैं, इसके नीचे जितना भी पानी होता है इसको हम ground water कहते हैं. Ground water. Okay. So the upper layer of ground water is called water table. Right? Now what is aquifer? This is one more very important terminology. Aquifer. जो ग्राउंड वाटर बड़े बड़े रॉक्स और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में धरती के नीचे छुपा हुआ होता है बिलो द वाटर टेबल, उसको हम एक्वीफायर भी बोलते हैं.
एक्वीफायर और एक्वीफर. And there is one more last very very important term which is called infiltration. I thought I have not added it, but I have. The seeping of water in the ground. जब भी ग्राउंड पानी को सोख लेती है, धीरे धीरे सॉइल की लेयर्स से वो पानी नीचे नीचे जाता रहता है. इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. So these are some important terminologies that we will be keeping in mind. We will be keeping water table in mind. We will be keeping aquifer in mind, infiltration in mind. So infiltration की वजह से जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको पानी मिलता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के लिए पानी अवेलेबल होता है इस इनफिल्ट्रेशन की वजह से. बेसिकली सॉइल टेम्पररी रूप से पानी को स्टोर करके रख लेती है इनफिल्ट्रेशन की मदद से. So it is a very very important phenomenon. Infiltration is done. Now we will be moving forward with one more very important topic or pointer that might asked in the examination, which is rainwater harvesting. So rainwater harvesting is nothing but रेन का, जब बारिश के पानी का आप डायरेक्ट कलेक्शन करो और उसे डायरेक्टली यूज़ करो, उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. 2 तरीके हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए. सबसे पहला कुड बी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग. देखो जहाँ पर पानी गिरे वहीं से उसे कलेक्ट कर लेना इज कॉल्ड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग. एंड देयर इज़ वन मोर मेथड विच इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज. जब आप ग्रेन वाटर को कलेक्ट करते हो बाय मेकिंग पॉन्ड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. छत पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा और ये पाइप्स के थ्रू जब आप इसे ज़मीन के नीचे एक टैंक में स्टोर करके रखोगे, हम इसे ग्राउंड रिचार्ज बोलते हैं. एंड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग इज़ जब आपने मान लीजिए यहाँ पर रूफ थी और यहाँ से सारा पानी इकट्ठा किया और इस टैंक में स्टोर किया और इसे डायरेक्टली यूज़ किया एक पंप के थ्रू. पानी को मान लीजिए इसको टंकी से कनेक्ट कर दिया और आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, ज़मीन में नहीं भेज रहे, ज़मीन में नहीं वो सीप इन हो रहा, तब हम इसे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बोलते हैं. सो देर आर 2 मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वन इज़ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग. पानी को वहीं पे कलेक्ट कर लो जहाँ पे वो गिर रहा है. जैसे छत पे गिर रहा है तो छत पे कलेक्ट कर लो और उसका यूज़ कर लो, दैट इज़ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग. और ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि छत पे जितना भी पानी कलेक्ट हो रहा है उसे पाइप के थ्रू ज़मीन के नीचे एक बड़े से टैंक में कलेक्ट कर लो. ठीक है. अब ये केस स्टडी है, ये एनसीईआरटी की केस स्टडी है. आई डू नॉट रिमेंबर, आई थिंक इट इज़ 7th ग्रेड एनसीईआरटी की. तो एक जगह थी गुजरात में, भोजपुर नाम की. वहाँ पर पानी, रेनफॉल का बहुत ही ख़राब सिचुएशन था. रेनफॉल वॉज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट एंड गुड देयर. सिर्फ एकमात्र फ्रेश वाटर का सोर्स था वहाँ पर, एक ही सोर्स था. रिवर्स तो नहीं थी इस एरिया में, और रिवर्स थी भी तो थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी नहीं रहता था. देखो समय के साथ साथ वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होने लगी और विदड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड द रिचार्ज. देखो 2 चीज़ें हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ग्राउंड वाटर विदड्रॉल. तो ज़मीन के नीचे जितना भी पानी है आप इसे मान लीजिए एक पंप के थ्रू निकाले जा रहे हैं बाहर. जब ये पानी विदड्रॉ करने का रेट, पानी बारिश होने के रेट से या फिर उस पानी के वापस रिचार्ज होने के रेट से निकालने का रेट ज़्यादा होना, तो आप खुद सोचिए थोड़े धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाएगा. दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन भोजपुर. वाटर टेबल बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगा. तो 1989 के अराउंड विलेजर्स ने कुछ NGOs के साथ मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की सोची. उन्होंने 18 चेक डैम्स बनाए. एक रुकमती रिवर है उसके पास. चेक डैम्स क्या होते हैं? चेक डैम्स छोटे छोटे डैम्स होते हैं जो लोग खुद ही बनाते हैं पानी के फ्लो को स्लो करने के लिए, ताकि रिवर बहुत तेज़ी से इट शुड नॉट रन ऑफ द सरफेस, बट अगर आप उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दोगे तो वाटर विल एक्चुअली सीप इन टू द सॉइल, जिससे वेजिटेशन इंक्रीज होगा. दैट एग्जैक्टली हैपेंड. वाटर विच वॉज कलेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ दिस चेक डैम्स, इट परकोलेटेड थ्रू द सॉइल एंड इट रिचार्ज द एक्वीफर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स का कहना है कि वहाँ पर वाटर टेबल अब अच्छा हो गया है एंड वाटर इज़ अवेलेबल प्रिटी मच फॉर इरिगेशन. So this is one more important case study.
जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो और आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NCERT थिंग वॉज दिस घड़सी सर. सर का मतलब होता है लेक. जैसलमेर के एक राजा थे, उन्होंने 650 ईयर्स पहले एक लेक का निर्माण किया था. और वहाँ पर जो लेक थी, there were steps which used to lead to this lake. We can also call it step well or bawaris. Bawaris, yeah. घड़सी सर. दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज गिवन इन योर NCERT. उसके बाद राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ना एक जोहाद होता है. तो मान लीजिए ये कोई भी लैंड है, तो लोग जानबूझकर दे डिग आउट द सॉइल ताकि रेन वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो सके. रेन वाटर इकट्ठा होगा तो ज़मीन में पानी अंदर तक परकोलेट होगा, वाटर टेबल है वो राइज होगा. दिस इज़ जोहाद और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान में इसका इस्तेमाल किया जाता है. देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज़ डरकी माई. देर वॉज दिस वुमेन फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, अलवर के ही लोगों के साथ मिलकर स्टेप वेल्स और जोहाद्स का निर्माण किया था. देर वॉज दिस गाय कॉल्ड तरुण भगत सिंह. ही इज़ फ्रॉम एन NGO जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करते हैं. तो इनको तरुण भगत सिंह से हेल्प मिली थी. सो अपनी आंसर राइटिंग के वक्त जोहाद्स, दरकी माई, तरुण भगत सिंह का एग्जाम्पल, देर आर सम पीपल हु आर रियली वर्किंग टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, उसमें आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो. देन वाटर पॉल्यूशन. दिस इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर. हमारे ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे एक्टिविटीज़ की वजह से ये जितना भी पानी है वो ख़राब होता जा रहा है. दिस इज़ वाटर पॉल्यूशन. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सबसे पहले कुड बी इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे पानी का pH लेवल, पानी में इन टॉक्सिन्स की मात्रा सब इंक्रीज़ होता है, जो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है. तो विच लीड्स टू सीरियस वाटर पोल्यूशन. देन देर इज़ सीवेज. हम लोग के घर का वेस्ट डायरेक्टली रिवर्स में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है बिना उसे ट्रीट किए, जो हमारी वाटर बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है. देन देर आर अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का इस्तेमाल होता है. तो मान लीजिए ये आपका प्लांट है और यहाँ पर बहुत सारा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है. धीरे धीरे जब whenever it rain comes, this water will eventually seep in और नीचे into the ground. और जितना भी फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड है इस पानी में मिलेगा. ये पानी कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर रिवर में, और रिवर सी में कनेक्ट होता है. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है. देन डोमेस्टिक सीवेज. देर इज़ ऑयल स्पिल. बहुत ज़्यादा हम सीज़ और ओशियंस का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ऑयल निकालने के लिए भी. ऑयल स्पिल्स के कारण जो, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, सी और ओशियन के सरफेस पे फ्लोट करता है. ऑयल सनलाइट को ब्लॉक करता है. सनलाइट सीज और ओशियंस में नीचे तक नहीं पहुंच पाती, जिससे एक्वेटिक लाइफ नेगेटिवली हार्म होती है. देन प्लास्टिक. आपको पता है प्लास्टिक की वजह से अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इज़ हैपनिंग. प्लास्टिक को एक्वेटिक एनिमल्स अपना फूड समझ लेते हैं. उनकी बॉडी में प्लास्टिक एंटर करता है, दे डाई. एंड पूरा pollutants that we will be discussing. So सोडियम सल्फेट और फोस्फेट ये सोप्स और डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं. ये हमारे रिप्रोडक्टिव और न्यूरोटॉक्सिसिटी लेवल को हैम्पर करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिसरप्ट करते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिक्रीशन के साथ इंटरफियर करते हैं. वेरी बैड फॉर हेल्थ. देन प्लास्टिक फाइबर्स एंड माइक्रोबीट्स, दे आर पॉल्यूटेंट्स. दे आर फाउंड इन प्लास्टिक क्लोथिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ये जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं, दे एंड अप इन वाटर बॉडीज. वाटर एनिमल्स कंफ्यूज देम एज फूड. ये उनकी बॉडी में एंटर करता है, इवेंचुअली हमारी बॉडी में भी एंटर करता है. फर्दर वील बी लर्निंग अबाउट वन मिथाइल पॉल्यूटेंट जो सी फूड खाने से हमारी बॉडी में भी आता है. तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ एनिमल्स को या एक्वेटिक लाइफ को डिसरप्ट कर रहा है, हमें भी कर रहा है.
directly or indirectly, because we all depend on each other. उसके बाद DDT is present in a lot of insecticides, जो इवेंचुअली आपको हमने अभी डिस्कस किया था, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इवेंचुअली ग्राउंड वाटर में एंटर करता है और हम ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते हैं. ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. ये फूड चेन में अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होता जाता है. मान लीजिए कि कोई छोटी फिश थी, आई एम मेकिंग अ वियर्ड फिश बट या जस्ट बियर विद इट. एक छोटी फिश थी, उसकी बॉडी में इंसेक्टिसाइड गया मान लीजिए. फिर एक बड़ी फिश होगी, वो इस छोटी फिश को खाएगी, इस बड़ी फिश की बॉडी में ये अक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा. और ये जो बड़ी फिश होगी ये बहुत सारी छोटी फिशेस खाएगी, राइट. तो बड़ी फिश की बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा. फिर इससे बड़ी फिश होगी, वो इसे खाएगी, उसकी बॉडी में और इकट्ठा होगा. तो हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ ये जो टॉक्सिन है इसकी मात्रा फूड चेन में इंक्रीज होती जाती है. और जितना जो भी इसका हाईएस्ट प्रेडेटर होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा DDT एंटर करेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने उन ऑर्गेनिजम्स को खाया जिनकी बॉडी में DDT था. This is called biomagnification, right? So this is one more important term that is very very important from examination point of view, biomagnification. मैंने रेलवे के एग्जाम्स में भी बहुत बार देखा है ये टर्म. उसके बाद नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट्स. Nitrates and phosphates are present in fertilizers. They of course seep in with water. They get mixed into the water. They seep into the groundwater. They meet the groundwater, eventually the river, other water bodies. उसके बाद नाइट्रेट और फोस्फेट्स को ना बहुत सारे बैक्टीरिया और एल्गी कंज्यूम कर लेते हैं. ये बैक्टीरिया और एल्गी की ग्रोथ को बूम करता है. तो पानी में जितना भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, बैक्टीरिया और एल्गी अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेती है. तो बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बचता नहीं ऑक्सीजन ज़्यादा. ऑल्दो एल्गी इज़ ऑल्सो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मगर फिर भी एक्सेस एल्गी अगर पानी में प्रेजेंट है तो वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. एंड दिस रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया इन वाटर इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, and it is not very good for the health of aquatic animals. And lastly, let's discuss about this severe chronic neurological syndrome which is caused by methyl mercury, and it is called Minamata. There was this place, I think the name was Minamata itself. There it was first found out कि कुछ लोग हैं जो किसी सी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और उस सी फूड की कंजप्शन से उनको ये क्रॉनिक बीमारी हो रही है. तो थोड़ा सर्च करने पर उन्हें पता चला कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट सीधा समुद्र में, सी और ओशियंस में डिस्पोज कर देते बिना उसे ट्रीट किए हुए. तो अगर उनका डिस्पोज्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा मिथाइल मर्क्यूरी रिच होगा, और जब एक्वेटिक एनिमल्स उस मिथाइल मर्क्यूरी वाले पानी को कंज्यूम करेंगे, उनकी बॉडी में ऑफकोर्स वो एंटर करेगा ही, तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगी इस पर्टिकुलर केमिकल से. और आप जब सी फूड को कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में ये मिथाइल मर्क्यूरी आएगा. तो अगर आप बहुत ज़्यादा सी शेल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हो विच इज़ कंटामिनेटेड विद मिथाइल मर्क्यूरी, तो आपको ये बीमारी होती है. दिस इज़ कॉल्ड मिनामाटा. एंड लास्टली लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. तो आप डिटर्जेंट्स का यूज़ कम कर दो, या फिर ऐसे डिटर्जेंट का यूज़ करो जो बायोडिग्रेडेबल हो, और जो भी इंडस्ट्रीज़ वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ करे वो ये मेक श्योर करे कि वो पहले उस वेस्ट को ट्रीट कर लें, जिससे कि वो टॉक्सिक ना रहे, जिससे कि वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, ख़राब ना करे. These are some measures जो इंडस्ट्रीज़ को लेना चाहिए. There could be some measures that we also can take. Make sure to reduce, reuse and recycle items. We should make sure that we use biopesticide and bioinsecticides and not fertilizers but more of manure, so that a lot of activities, human activities की वजह से ये सारा pollution हो रहा है. So yeah, we can by doing a lot of things we can control this water pollution. With that हमारा 6th और 7th क्लास का वाटर चैप्टर ख़त्म होता है. इसके अतिरिक्त NCERT में और कुछ भी नहीं है.
मैंने ये जो भी वीडियोस बनाई थी ये एनसीईआरटी अलाइंड बनाई है और एनसीईआरटी से ही सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं. Since we have covered the whole topic of water from class 6 and 7th NCERT, now it is time to do some related questions. So let's begin with the very first question. Question is, which of the following among all these four options affect the boiling point of water? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विड से गैस बनता है. दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड से गैस बनता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो वाटर के केस में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस बनता है, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है. तो लेट मी टेल यू, एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज समथिंग जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है. अब नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और व्हाट इज एयर प्रेशर. इमेजिन वी हैव दिस कंटेनर और इस कंटेनर में काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, दिस कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर. अब आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में एयर इज ऑल अराउंड अस. अब एयर के इतने सारे पार्टिकल्स ये पानी पर नीचे की डायरेक्शन में कुछ प्रेशर तो ज़रूर एग्जर्ट करेंगे, है ना. तो जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रगल करनी पड़ेगी इवेपोरेट होने के लिए. तो जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी को स्ट्रगल करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा हीट लगेगी उसे गैस बनाने के लिए. तो जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. जितना कम एयर का प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट और एयर प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है. अगर एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एयर का प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम. सो दिस इज द आंसर फॉर दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, fresh water which is available on the earth, it is very little, we all know that. Out of all the total percentage of fresh water available, which of the following hold maximum percentage of the total fresh water? तो एनसीईआरटी में, क्लास 6 एनसीईआरटी में एक बहुत सुंदर एनालॉजी दे रखी है इसको समझने के लिए. अगर एक बाल्टी पानी, एक बकेट वाटर इस पूरी दुनिया के पानी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो एक मग वाटर है ये टोटल फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट करता है. और इसमें से अगर एक ग्लास पानी मैं निकाल लूँ, ये पूरा ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करता है. और एक स्पून वाटर इस पूरी दुनिया के लेक्स और रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है. अर्थ पे जितना भी पानी है उस पूरे पानी का 97.5% तो सॉल्ट वाटर है. बचा 2.5% इतना सा फ्रेश वाटर है. इस 2.5% में भी 30% ग्राउंड वाटर और 68 और 69% फ्रेश वाटर है, बट इट इज़ लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस कैप्स. तो सबसे बड़ा परसेंटेज टोटल फ्रेश वाटर का इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स इन पोलर आइस कैप्स. So we will be keeping that in mind. Further, if we move forward to the next question, we observe that in urban areas, most of wells which were functional about 40 years ago have dried up. Now consider the following reasons, the possible reasons for drying up the well. यहाँ पर आपको 4 reasons दे रखे हैं, आपको पिक करना है कि कौन सा करेक्ट है. सबसे पहला, no one wants to use well as there are taps in every home. Okay, little generic kind of statement कि कोई अब वेल यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि हर घर में टैप है. अच्छा. सेकेंड इज पीपल लव टू विदड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर. ये तो बिल्कुल बात सही है. एवरीबडी, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, उनके लिए सूटेबल है, इसीलिए पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ विदड्रॉइंग ग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर. उसमें एफर्ट नहीं है. Soils around the trees, wells and nearby areas is now covered with cement and coal tar, making the surroundings clean. Okay, fair enough. This is one reason जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में जितने भी वेल्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट इज़ एवरीवेयर. वाटर कैन नॉट सीप इन टू द सॉइल बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट. सो दिस इज वन रीजन. Lakes in which rainwater used to collect are no longer there and tall buildings may be seen in those places. This is also very correct. So I don't think
पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये थोड़ा सा जेनरिक स्टेटमेंट है. द ऑप्शन वेर इन वी हैव बी, सी एंड डी, दैट इज मोर करेक्ट. So yeah, we will be going with this option. Now let's move forward to the next question. The structure used traditionally to harvest rainwater in our country, what is called? What is that called? तो ट्रेडिशनली रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए स्टेप वेल का इस्तेमाल किया जाता था. जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देयर वाज दिस घड़सी सर का नाम मैंने आपको बताया था. सर का मतलब होता है लेक, और घड़सी एक जगह, जैसलमेर में एक जगह है, वहाँ के एक राजा थे जिन्होंने लेक बनाई थी 650 ईयर्स पहले. तो बहुत समय पहले से ही हमारे यहाँ पर लेक्स और पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं, एंड देयर आर स्टेप्स विच लीड टू दिस लेक और पॉन्ड. तो इसी को हम स्टेप वेल कहते हैं, इसी को हम बावड़ी कहते हैं या फिर बाउली भी कहते हैं. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी गोइंग विद. उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाउली क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टेप वेल. इट इज़ नॉट वेल, इट इज़ नॉट पॉन्ड, इट इज़ नॉट स्ट्रीम, बट स्टेप वेल. उसे बावली या फिर बावड़ीज भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो भी कहा जाता है. नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. असर्शन पढ़नी है. अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. That's absolutely correct. 4,700 years पहले इंदस नदी के किनारे पर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर बहुत सारी सिटीज़ फ्लरिश हुई थी. मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा. वो इंदस नदी के किनारे ही ये सिविलाइजेशन शुरू हुई थी. दूसरी स्टेटमेंट ये है, इट वॉज नॉट असर्शन एंड रीजन टाइप. आई थिंक ये स्टेटमेंट थी दो, हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत. फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि 1500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि सिर्फ 1500 साल पुराना नहीं है गंगा के ट्रिब्यूटरीज के पास का सिविलाइजेशन. इट इज़ अराउंड 2500 years old. So I would say statement A is true but R is false. So we will be going with the first option. A is true but B is false. Let's move forward to the next question. We all observe old wells which have dried up. Our elders say that about 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. Select from the following possible reasons. Now we have to select the possible reasons for drying up of water in the wells. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा पहले किया था. तो 4 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमें करेक्ट रीज़न को सिलेक्ट करना है. पहला, लेक्स और पॉन्ड्स जिनमें रेन वाटर कलेक्ट होता था अब वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. ओके, लेट्स कंसिडर दैट स्टेटमेंट. द सॉइल अराउंड द ट्रीज well and nearby area is now covered with coal tar and cement. This is absolutely correct. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. Now all the soil is covered with coal tar and cement and concrete. So yeah, ये तो बिल्कुल सही बात है. ये this could be one reason जिसकी वजह से old wells dry up हो चुके हैं. No one uses wells as there are taps in every house. Okay, and the last one is a number of electric motor driven pumps have come up to draw underground water. This is also correct statement. B एकदम correct statement है. D एकदम correct statement है. मुझे ये थोड़ा सा generic लग रहा है. ऐसा नहीं है कि nobody uses well as there are taps in every house. So I think C should not be present in our answer. C is present here. We will eliminate that. C is present here as well. So we will be going with the third option. A, B and D, ये तीन मुझे सही ऑप्शंस लग रहे हैं. वाटर जो करेक्ट रीज़न बता रहे हैं कि वेल क्यों ड्राई हो गया. लेक और पॉन्ड अब वहाँ पर नहीं है जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता था, पहली बात. दूसरी बात, सॉइल इज़ कवर्ड विद कोल तार और सीमेंट. तीसरी बात, एवरीबडी इज़ विदड्रॉइंग ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और वो पानी बहुत ज़्यादा ही विदड्रॉ कर ले रहे हैं. पानी रिचार्ज होने के रेट से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के रेट से उसके विदड्रॉल का रेट ज़्यादा है. इस वजह से धीरे धीरे वेल्स एंड लेक्स एंड रिवर्स आर ऑल्सो ड्राइंग अप. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. द वाटर लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स अंडर द अर्थ इज कॉल्ड.
उसे क्या कहते हैं उसे हम एक्विफर कहते हैं। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था अगर आप ज़मीन के नीचे गड्ढा कीजिएगा तो पहले आपको मॉइस्चर वाली मिट्टी मिलेगी और गड्ढा करने पर आपको बहुत बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे और उसके बीच में आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। लाइक देयर वुड बी, पानी के बीच में रॉक्स नहीं मिलेंगे, रॉक्स के बीच में आपको काफ़ी सारा पानी मिलेगा और ज़मीन के नीचे ये जो पानी है इसी को हम एक्विफर कहते हैं। और इस एक्विफर में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे हम वाटर टेबल कहते थे, वाटर टेबल कहते थे। और इस सारे पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो भी ये ज़मीन के नीचे वाला पानी है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। Yep, so we will be going with the second option. The next question is, you have to answer the following question by selecting the most appropriate option. अच्छा, so assertion है alum should be added to water collected from pond every day before drinking. alum आप सभी जानते होंगे, alum फिटकरी को बोलते हैं। तो एलम ऐसा क्या करता है पॉन्ड वाटर में, अगर आपको पॉन्ड वाटर कंज्यूम करना है तो आप उसमें एलम डाल के उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सी एलम क्या करता है। रीज़न क्या है इसका कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है। ओके, मैं आपको एलम के बारे में थोड़ा बता दूँ। एलम एक केमिकल सॉल्ट है बेसिकली, जिसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये एक यूनिवर्सल कोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है। अब कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो ये तुमने एक बीकर ले लिया और इसमें पॉन्ड वाटर है, ठीक है। पॉन्ड वाटर में बड़े सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं। जब आप एलम को इस पॉन्ड वाटर में डाल देते हो, एक फिटकरी के डालने से ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पानी के अंदर, ये सब फिटकरी के पार्टिकल्स से अटैच हो जाते हैं। दे बिकम हैवी एंड दे सेटल डाउन। ये सारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर बचता है आपके पास सिर्फ प्योर वाटर, साफ शुद्ध पानी। सो इस वजह से आप पॉन्ड वाटर में एलम डालकर पी भी सकते हो, क्योंकि वो कोएगुलेशन की वजह से सारा इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर आपके पास सिर्फ प्योर वाटर बचता है। सो असर्शन तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। दूसरी बात बोल रहा है कि ये जो एलम है ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ कोएगुलेशन हो रहा है, कोई हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं हो रहा। हार्ड वाटर ऐसा पानी जिसमें बड़े सारे सॉल्ट प्रेजेंट हो, जिसमें फोस्फेट सॉल्ट हो, सल्फेट सॉल्ट हो। तो एलम कभी भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज नहीं करता, वो बस पार्टिकल्स का कोएगुलेशन कराता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। वी विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एंड दिस इज़ कॉल्ड व्हाट। तो रेन वाटर का इस्तेमाल हम ज़मीन के नीचे जो पानी है उसे रिचार्ज करने के लिए करते हैं और इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो दो प्रकार से की जाती है। एक तो हो सकता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, आप जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर भी बारिश हो रही है, आप वहीं से उसे कलेक्ट करके यूज़ करने लगो डायरेक्टली, उसे हम रूफटॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं। और एक होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि आप अपनी रूफ से बड़े बड़े पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और वो पाइप्स के थ्रू जितना भी रेन वाटर है वो ज़मीन के नीचे बने हुए एक बड़े से टैंक में स्टोर होता है। इसे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोलते हैं। दीज आर द टू वेज बाय विच वी विल बी एबल टू डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वाटर हार्वेस्टिंग। विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। अगला असर्शन है रेन वाटर फ्रेश है, ठीक है। रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है। रीज़न, सॉल्ट डज नॉट इवेपोरेट विद वाटर। जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि ऑल दो ओशियंस और सीज में सलाइन वाटर होता है और इस पानी का भी इवेपोरेशन होता होगा, इस पानी से भी भाप बनती होगी, उससे भी क्लाउड बनता होगा और वो क्लाउड कहीं पर भी प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। लेकिन जब भी प्रेसिपिटेशन होती है वो पानी सॉल्टी नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो भी ओशन और सीज में डिजॉल्व सॉल्ट होता है वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होता, सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है, सॉल्ट पीछे छूट जाता है। तो रेन वाटर फ्रेश क्यों होता है, इसका करेक्ट रीज़न है कि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता। तो असर्शन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है वो। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो विल बी गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द करेक्ट following is correct about evaporation?
इवेपोरेशन पूछ रहा था। इवेपोरेशन में हम पढ़ रहे थे एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, राइट। सो वेर इन वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैस, इसे हम इवेपोरेशन कहते थे। इवेपोरेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? क्या इवेपोरेशन सिर्फ सनलाइट में होता है? जहाँ पर ये ओनली वर्ड्स आए ना, बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट दोज ऑप्शंस। ओनली वाला बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ सनलाइट में इवेपोरेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रात पे ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ओशियंस में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स। इट कैन अकर थ्रू प्लांट्स, इट अकर्स थ्रू सॉइल, इट अकर्स थ्रू ग्राउंड वाटर, इट अकर्स थ्रू सरफेस वाटर। हर जगह से इवेपोरेशन हो रहा होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which step directly returns water from the atmosphere to earth? मैंने आपको बताया था, the process by which water from the atmosphere comes back to the earth, that is called precipitation. So we will be going with the C option. बाकी भी देख लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है अभी डिस्कस किया हमने, जब लिक्विड वाटर गैस में चेंज होता है। सो लिक्विड when it gets converted into gas we will be calling it evaporation. कंडेंसेशन ठीक इसका उल्टा, जब गैस ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स लूज अ लॉट ऑफ वाटर। हरे प्लांट से भी बहुत सारा पानी रिलीज होता है ना, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन इंक्रीजेज द इवेपोरेशन रेट? नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बदलने से इवेपोरेशन का रेट बदलता है, इवेपोरेशन फास्ट या स्लो हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो आपने एक कप लिया है, आप उसमें चाय पी रहे हो, कप बहुत गर्म है चाय, तो आप उसे एक सॉसर में डाल लेते हो। उस सॉसर में डालने से क्या होता है, ये चाय बहुत लंबे बहुत बड़े से सरफेस पे फैल गई। अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं चाय के, इनका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट हो गया, तो ये पार्टिकल्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि कहीं और से एक्सटर्नल हीट तो मिल नहीं रही है। ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, अपने पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड दे विल इवेपोरेट। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, ठीक। तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। और चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। आपके एयर में ऑलरेडी कितना मॉइस्चर है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब आप सोचो, एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी है, और आपने यहाँ पर कपड़े सुखाए हैं, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं? जब बारिश के दिन होते हैं तो कपड़े जल्दी कहाँ सूखते हैं? बारिश के दिनों में हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, हवा में और मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है। तो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट तब कम होगा। तो जितनी ज़्यादा है ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। ये तीनों फैक्टर्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज़्यादा विंड उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। लेकिन ह्यूमिडिटी के बढ़ते ही इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। तो पूछ रहा है विच कंडीशन इंक्रीजेज इवेपोरेशन रेट? लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर से इवेपोरेशन फास्ट होता है। हाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होता है, अभी हमने डिस्कस किया। हाई टेम्परेचर, यस, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ही इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिटी रिसीव्स हैवी रेनफॉल एवरी ईयर बट स्टिल फेसेस वाटर स्कैरिसिटी। एक शहर में बहुत बारिश होती है लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कमी है। व्हाट इज़ द रीज़न? वहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है तो पानी कम कैसे हो रहा है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लेस ट्रांसपिरेशन, या फिर एक्सेस क्लाउड फॉर्मेशन? क्या लगता है आप लोग को क्या होगा इसका आंसर? मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। मतलब ग्राउंड वाटर में
पानी सीप इन ही नहीं हो पा रहा है, ज़मीन के नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है, इस वजह से वहाँ पर पानी की स्कैरसिटी है। मे बी वहाँ पर भी हर जगह कंक्रीट और कोल तार और सीमेंट होगा, इसी वजह से वाटर पर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा अगर ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं जाएगा? तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट कंडेंसेशन बट नॉट प्रेसिपिटेशन? मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन बताया था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें था ड्यू, फॉग था, मिस्ट था। आपको पूछा है इनमें से कौन सा कंडेंसेशन तो है बट नॉट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के भी फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे। रेन के फॉर्म में अगर पानी धरती पे आए उसे भी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। स्नो के फॉर्म में आए दैट इज़ ऑल्सो प्रेसिपिटेशन। हेल्स के फॉर्म में आए, स्लीट के फॉर्म में आए। तो इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन नहीं है बट कंडेंसेशन है? ये एक प्रेसिपिटेशन है, यस। वाटर कमिंग बैक ऑन द अर्थ अगेन इज प्रेसिपिटेशन, वो किसी भी फॉर्म में आए। रेनफॉल के फॉर्म में आ रहा है प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन, फ्लड प्रेसिपिटेशन, ड्यू फॉर्मेशन नॉट प्रेसिपिटेशन। ये तो अलग ही ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है। तो सबसे सही उत्तर होगा हमारा ड्यू फॉर्मेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ टीचर कीप्स 2 आइडेंटिकल वेट टॉवल्स, one spread out and one folded in sunlight. The spread towel dry faster. तो जो 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 टावल फैला हुआ रखा है वो जल्दी से सूख जाता है। क्या रीज़न है? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। अभी हमने डिस्कस किया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सिंस इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, इसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब हमने वाटर टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मैं जो इसके नोट्स रहेंगे उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उसका, और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।